प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। महाराष्ट्र में इन दिनों बहुत ज़्यादा सियासी उठापटक है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन किसके खेमे में खड़ा है। चंद रोज पहले तक जो अजीत पवार शरद पवार की पार्टी के प्रमुख नेता हुआ करते थे, प्रफुल्ल पटेल जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष थे, अभी 1 महीने पहले बनाए गए, और छगन भुजबल जैसे नेता जो शरद पवार के बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं, वो उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए हैं। ऐसे हालात में अब ये समझना मुश्किल हो रहा है कि ये जो घटनाक्रम घटा है, ये शरद पवार की कोई राजनीतिक गुगली है या फिर वो अपने ही भतीजे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्रिकेट की भाषा में ये सब बयानबाजी पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है। तो जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है वो शरद पवार की मर्जी से हो रहा है या उनके हाथों से उनकी पार्टी, उनके विधायक, उनका संगठन सब कुछ निकल गया और उन्हें पता भी नहीं चला। इस सब को समझने के लिए हमें पूरी महाराष्ट्र की जो घटनाक्रम चला है पिछले 3-4 साल का, उसे संक्षेप में समझना पड़ेगा, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हुआ क्या। दरअसल महाराष्ट्र का जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उनके सामने एनसीपी, कांग्रेस, ये लोग थे। चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ये चाहते थे कि शिवसेना की तरफ से उनका मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि बहुमत भाजपा और शिवसेना को मिला था। भाजपा इस पर राजी नहीं हुई। ये जो असमंजस की स्थिति थी काफ़ी समय तक चलती रही। अचानक एक दिन सुबह अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, यानी कि सरकार का गठन हो गया। देवेंद्र फडणवीस जो भाजपा के नेता थे वो मुख्यमंत्री बन गए और अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे थे वो उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन चंद घंटे बाद ही वो वापस अपनी पार्टी एनसीपी में लौट गए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई। बाद में एनसीपी ने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाई और जिसकी सरकार इस समय पर चल रही थी, काफ़ी समय तक चली। बाद में एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के नेता थे, उन्होंने शिवसेना से बगावत की और सारी पार्टी के अधिकांश विधायकों, सांसदों को लेकर वो उससे अलग हो गए और भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। चुनाव आयोग ने भी फैसला दे दिया कि चूंकि शिवसेना जो थी महाराष्ट्र की वो एक परिवारवादी पार्टी थी, उसमें संगठन का कोई महत्व नहीं था, तो जिसके साथ ज़्यादा विधायक और सांसद हैं वही असली पार्टी है। उन्होंने शिवसेना को असली पार्टी मानते हुए उसको पार्टी का सिंबल भी दे दिया और उद्धव ठाकरे के साथ में पद भी गया, मुख्यमंत्री का पद भी गया। पार्टी और संगठन, विधायक, सांसद सब चले गए। लेकिन अब क्या हुआ है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी जून के महीने के लास्ट में देवेंद्र फडणवीस ने एक टीवी चैनल पे किसी कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि सन 2019 में जो 23 नवंबर की जो घटना घटी थी जिसमें वो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उससे पहले भाजपा शरद पवार ये संपर्क में थे और शरद पवार ने उस समय डबल गेम खेला था और भाजपा को धोखा दे दिया। जब यही सवाल शरद पवार से पूछा गया तो शरद पवार ने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का जो है वो असली चेहरा जनता के सामने लाना चाहता था। मैं ये दिखाना चाहता था कि भाजपा किस हद तक सरकार बनाने के लिए गिर सकती है, इसलिए मेरी उनसे मीटिंगें हो रही थी, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। यानी देवेंद्र फडणवीस की ये बात सही है कि शरद पवार उस समय भाजपा के संपर्क में थे और उन्हीं के भरोसे में आकर के इस तरह से सरकार गठन का प्रयास किया गया था। उन्होंने डबल गेम खेला। जो अगर हम बात करें शरद पवार के शब्दों में तो उन्होंने ये कहा कि भाजपा अपने विकेट छोड़ के खेल रही थी, तो मैंने ऐसे में एक गुगली फेंक दी जिसमें कि वो देवेंद्र फडणवीस और भाजपा क्लीन बोल्ड हो गई। सही बात भी है। उस समय भाजपा को एक बड़ा नुकसान हुआ, उसकी छवि भी खराब हुई और सरकार भी गई। लेकिन अब क्या हुआ? अब उन्हीं शरद पवार के भतीजे
उनके अधिकांश विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राजग की सरकार में शामिल हो गए हैं और वही अजीत पवार इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। अजीत पवार का दावा है कि 53 में से 40 विधायक जो एनसीपी के हैं वो उनके साथ आ गए हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग का जो फैसला शिंदे वाले मामले में आया था, शिवसेना के मामले में आया था, तो पूरी की पूरी एनसीपी अजीत पवार की हो जाएगी। यानी कि शरद पवार के पास ना तो विधायक बचेंगे और ना ही पार्टी बचेगी और ना ही पार्टी का सिंबल। तो ऐसा क्यों हुआ, सवाल यहाँ पर है। ये जो हुआ ये तो सबको मालूम है, जो घटनाक्रम घटा। तो इसे मैं दो नज़रियों से देखता हूँ। दरअसल शरद पवार जो हैं वो अपनी बेटी को पार्टी में प्रमुख पद पर रखना चाहते हैं या पार्टी की पूरी कमान अपनी बेटी को सौंपना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सन 2019 में जो खेल हुआ उसमें अजीत पवार को मोहरा बनाया शरद पवार ने, ताकि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाए और भाजपा किसी भी हालत में एक बार दोबारा उनके साथ वो रिस्क ना ले जो सन 2019 में लिया था। यानी उनको अपने साथ पार्टी में उनके सहयोग से, उनकी सहायता से सरकार ना बनाए। अगर अजीत पवार की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो मजबूरन उन्हें एनसीपी के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा करके उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले की आगामी राजनीति का रास्ता आसान कर दिया, उसे निष्कंटक बना दिया। अभी पिछले ही महीने जब 25वां स्थापना दिवस था एनसीपी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, उस समय पार्टी संगठन में बदलाव किया गया। उससे पहले शरद पवार ने जो है वो पार्टी से इस्तीफा दिया था और अध्यक्ष पद से। उसके बाद उन्होंने 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर, जो पिछले साल 10 जून को हुआ, पिछले महीने 10 जून को हुआ था, उन्होंने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को, दो लोगों को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। सुनील तटकरे एक नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया। और जो अजीत पवार जो ये मान के चल रहे थे कि एनसीपी की कमान उनके हाथ में आ जाएगी, उनको सिर्फ विपक्ष का नेता बना के छोड़ दिया। ये बात अजीत पवार बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसके बाद अब जो घटनाक्रम घटा, अजीत पवार ने पूरी पार्टी तोड़ी और अधिकांश विधायकों के साथ भाजपा के साथ आ गए। लेकिन मजे की बात यह है, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता भी आ गए, सुनील तटकरे भी आ गए। इससे ऐसा लगता है कि या तो ये सब लोग असंतुष्ट थे और अजीत पवार के नेतृत्व में काम करना चाहते थे, या फिर यहाँ पर भी शरद पवार की कोई चाल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शरद पवार की चाल नहीं है। शरद पवार, जिनको ये भ्रम हो गया था कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, उन्होंने अजीत पवार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया राजनीतिक तौर पर। वो उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उसके अधीन रहकर के ही एनसीपी की राजनीति करेंगे। अब मामला बदल चुका है। अब एनसीपी भी अजीत पवार के कब्जे में आ चुकी है और उनके तमाम विधायक इधर आ चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, जिन पे इतना भरोसा था शरद पवार को, वो भी उनका साथ छोड़ गए हैं। तो पता नहीं कैसी राजनीति के चाणक्य ये अंदाज लगा के चल रहे थे। उन्हें यही नहीं मालूम था कि उनकी पैरों के तलिए से ज़मीन खिसकती जा रही है। जिनके कंधों पे हाथ रखकर छगन भुजबल और दूसरे प्रफुल्ल पटेल वो चल रहे हैं, जिनको सीढ़ी बनाकर वो अपनी बेटी की राजनीतिक हैसियत ऊंची करना चाहते थे, वही नेता अजीत पवार के साथ मिल गए और उनका साथ छोड़कर चले आए। तो ये गुगली ऐसा लगता है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने फेंकी, जिस पर जो आपके शरद पवार हैं वो पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। तो इसकी संभावना कम लग रही है कि ये गुगली जो है वो शरद पवार की ओर से फेंकी गई है। यानी शरद पवार ने अपनी मर्जी से अपने नेताओं और अपने भतीजे को सरकार में शामिल कराया है। लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से धोखेबाजी और फरेब की राजनीति चल रही है,
हो सकता है कि विपक्षी दलों की एकता को तोड़ने के लिए, उसे डिमोरलाइज करने के लिए शरद पवार ने ये चाल चली हो और अपनी बेटी की राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच बढ़ाने के लिए ये उनका एक कदम हो। लेकिन कुछ भी हो, क्या होगा ये बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा। अगर ये शरद पवार की चाल है तो भी हम लोगों के सामने आ जाएगी, और अगर ये उनके साथ में वो क्लीन बोल्ड हुए हैं तो वो तो हम लोगों को इस समय साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात तय है, महाराष्ट्र की राजनीति का पलड़ा बहुत तेजी से राजग यानी कि भाजपा की तरफ झुका है। आगामी लोकसभा चुनाव में उसे इसका लाभ मिलना अवश्य भावी दिखाई दे रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।